नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो मैं प्रीवियस ईयर 2018 का पीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य है वे गलत है। रीतिमुक्त काव्य की विशेषता में गलत आपको छांटना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कि ऋतुमुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। बी में है ऋतुमुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिसिद्ध कवियों से भिन्न है। सी है ऋतुमुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है। और इसका ऑप्शन नंबर डी है ऋतुमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। तो इसका ऑप्शन आपको छांटना है। इसका ऑप्शन नंबर तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपको सही होगा। इसका आंसर कि रीतिमुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है। तो दी गई विशेषताओं के संदर्भ में गलत वाक्य है रीतिमुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं। अन्य काव्य रीतिमुक्त की विशेषता के संदर्भ में सही है। और बाद बाकी ये जो ए बी और डी ये सभी सही है, रीतिमुक्त काव्य धारा से संबंधित है, सही है। अगला प्रश्न है मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं है। जो मध्यकाल में जो ब्रज भाषा को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं है। भूषण की, घनानंद का, बिहारी का या नूर मोहम्मद का। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, नूर मोहम्मद का। तो नूर मोहम्मद अवधी भाषा के कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं इंद्रावती और अनुराग बांसुरी अवधी भाषा में है। अतः मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में इसकी भूमिका नहीं है और ब्रज भाषा में इसकी भूमिका नहीं है, नूर मोहम्मद का नहीं है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसकी अवलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृतियां में उपस्थित किया है। देश की जनता का, अर्जुन और द्रौपदी का, राधा और कृष्ण का या भीम और युधिष्ठिर का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आप कुरुक्षेत्र अगर पढ़े होंगे, पढ़िएगा तभी इसका आंसर दे पाइएगा। तो जितने भी गद्य और पद्य साहित्य में विधाएं लगी हुई है सिलेबस में, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही उसकी कथा वस्तु और उसका विषय क्या है आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी काव्य कृति जो काव्य हैं कुरुक्षेत्र में भीम और युधिष्ठिर का अवलंबन जो विषय को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। प्रश्न कृति में उपस्थित किया है। कुरुक्षेत्र का प्रतिपादन अधर्म, पाप के नाश व शांति प्राप्ति हेतु आदि यदि आवश्यक हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए, ये दर्शाया गया है कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कहा गया है। कुरुक्षेत्र में यह कथन कहा गया है। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जा सकता है। यह कथन रामधारी सिंह दिनकर कृत है, कुरुक्षेत्र में कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं कि इस व्यक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा जिसमें पकड़कर मानव समाज यह सहारा। तो यह किस कृति से ली गई है। तो कुरुक्षेत्र से ली गई है। अगला प्रश्न है कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन। ये पंक्ति किस कृति से ली गई हैं आपको बतलाना है। तो ये कुरुक्षेत्र से ही लिया गया है। ये 2018 में पूछा गया था। जितने भी मैं प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की ये सभी 2018 में पूछा गया था। और जो इसका जो PDF है वे मेरे पेड ग्रुप में ज्वाइन जितने भी मेंबर हुए उनको मैं सेंड कर दूंगी। अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है। तो वह कौन रोता है वहाँ से कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग की
आरंभ होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। जो कुरुक्षेत्र है उसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है आपको बतलाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और अन्याय का प्रतिपादन नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि रसीम लोक के रचयिता कौन है। आपको बतलाना है रसीम लोक के रचयिता का नाम। तो ये 2018 में जेपीएससी का पीजीटी का प्रश्न नहीं है, ये अदर स्टेट में जो पूछा गया था। तो आपको इसको कमेंट करके बतलाना है इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है। तो यह सरोज स्मृति से और निराला कृत है। अगला प्रश्न है, ये 2018 में पूछा गया था और DSSB में भी ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी ने अपनी किस कृति में आनंद का प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर की है। तो कामायनी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किनका कथन है आपको ये भी बतलाना है। जितने भी मैं ये सभी नोट्स आप सबों को दे दी हूँ, छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, तो आप सभी पढ़े होंगे। तो आपको इसको कमेंट करके बतलाना है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये किनका कथन है। तो इसका आंसर होगा सी, स्वानुभूति को माना गया है। अगला प्रश्न है, निराला के निम्नलिखित रचनाओं में किस रचना को हिंदी का शोकगीत कहा जाता है। तो सरोज स्मृति को हिंदी का शोकगीत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त विश्व की उन्मूलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। ये पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रद्धा सर्ग से। और कामायनी में जितने जो भी 15 सर्ग हैं उनको आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है। तो निराला जी को विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में जानते हैं। तो छायावाद कवियों में रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहचान है। उन्हें छायावाद का महेश, प्रसाद को ब्रह्मा और पंत को विष्णु कहा जाता है। निराला की जो रचनाएं हैं, अनामिका, गीतिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, तुलसी दास, गीतगुंज और अनिमा आदि निराला की रचनाएं हैं। तो जितने भी जो पद्य साहित्य या गद्य साहित्य दिए हुए हैं सिलेबस में, तो उनकी जो सभी रचनाओं को आपको अच्छे से याद करना होगा। और जो कहानी है वे इम्पोर्टेंट जो कहानीकार हैं उनको भी आपको अच्छे से याद करना होगा। तो मैं आप सबों को नोट्स जो दी हूँ उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। मनु, श्रद्धा, ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किसका है आपको बतलाना। यह कथन है किसका है। तो जयशंकर प्रसाद। कामायनी के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद का कथन है कि मनु, श्रद्धा, ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जयशंकर प्रसाद का कथन है। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति है। जो कविता की अंतिम पंक्ति क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि कह महाशक्ति राम के वंदन में लीन हुई है। तो जब महाशक्ति थी तो वे राम में लीन हो गई थी।
कमायनी का मूल दर्शन क्या है? तो प्रतिज्ञा दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कमायनी का मूल दर्शन प्रतिज्ञा दर्शन है। कमायनी हिंदी साहित्य का महाकाव्य है और जिसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखिला अंग खिला हो जाओ बिजली की का फूल मेघ बन बिन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? आपको बतलाना है। तो श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? तो राम की जो शक्ति पूजा है वे लंबी कविता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निराला की कविता जो राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा जो तथ्य है वे गलत है? आपको गलत तथ्य को छांटना है। तो इसमें धर्म और अधर्म शाश्वत संघर्ष का चित्रण है, ये तो सही है। यह मूलतः राम और सीता के प्रणय गाथा है, ये गलत है। इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं, ये भी सही है। और यह कविता छायावाद काव्य की एक उत्कृष्ट रचना भी मानी जाती है, ये भी सही। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, वे गलत है। तो आपको गलत छांटना था। अगला प्रश्न है कि कमायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? जो कमायनी का प्रथम सर्ग है उसका शीर्षक का नाम आपको बतलाना है। तो चिंता। तो कमायनी में मूलतः 15 सर्ग हैं। सबसे प्रथम में चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद है। तो कमायनी में जितने भी 15 सर्ग हैं उनको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपको सीरियल वाइज भी लगाने के लिए आ सकता है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलता है उस काव्यधारा को क्या कहा जाता है? तो प्रगतिवाद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवादी काव्यधारा के रूप में देखने को मिलता है। प्रगतिवादी काव्यधारा की मूल चेतना कार्ल मार्क्स और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रभावित है। मार्क्स को भौतिकवाद विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर पड़ा जो सामाजिक यथार्थ तथा शोषण के विद्रोह विचारों को साहित्य में अभिव्यक्त करने के पक्षपाती थे। और 1935 ईस्वी में 1935 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है वे नई कविता की विशेषता नहीं है? तो छंदों का बंधन, ये छंदों का बंधन नई कविता की विशेषता नहीं है। अनुभूति की प्रामाणिकता, ये भी सही है। और नया भावबोध और नया शिल्प, ये भी सही है। और क्षणवाद में विश्वास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, गलत है। नई कविता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार का नाम आपको बतलाना है। तो शिव प्रसाद सितारे हिंदी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सदल मिश्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, प्राकृत व्याकरण। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। तो मैं जितने भी प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ ये 2018 में पीजीटी हिंदी में आया था, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। और आप ये भी नहीं सोचिएगा कि हूबहू उसी तरह से प्रश्न आएगी, बट अब पैटर्न चेंज हो गई है, तो आप अपने अनुसार तैयारी कीजिएगा। हाँ, और पूरे सिलेबस को अच्छे से आपको पढ़ना होगा। अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, वे धन विदेश चली जाते यूं अति ख्वारी। भारतेंदु ने
किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियाँ उल्लिखित हैं? तो भारत दुर्दशा। और भारत दुर्दशा आपकी सिलेबस में भी लगी हुई है, तो आपको जो नाटक है उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा और साथ ही साथ आपको प्रकाशन वर्ष भी याद करना होगा, क्योंकि आने की चांसेस भी रहती है। अगला प्रश्न है,